बड़ी खुशनुमा दोपहरी थी। खुशबू से लदे हल्के हल्के झोंके गेसू की ओढ़नी और गरारे की सिलवटों से आंख मिचौली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रुपहले बादल उड़ रहे थे और ज़मीन पर बादलों की सांवली छायाएं दौड़ रही थीं। घास के लंबे चौड़े मैदान पर बादलों की छायाओं का खेल बड़ा मासूम लग रहा था। जितनी दूर तक छाह रहती थी उतनी दूर तक घास का रंग गहरा काही हो जाता था और जहाँ जहाँ बादलों से छनकर धूप बरसने लगती थी वहाँ वहाँ घास सुनहरी धानी रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरसा था और बादल हल्के होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह थे। सुधा आंखों पर फाइल की छाह किए हुए बादलों की ओर एकटक देख रही थी। गेसु ने उसकी ओर करवट बदली और उसकी वेणी में लगे हुए रेशमी फीते को उंगली में उमेटते हुए एक लंबी सी सांस भरकर कहा, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ वह मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है। मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ लुत्फ जो एक दूसरे को देख कर रोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई, बस एक करुण सपनीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही थी सुधा? गेसु ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज में जवाब दिया। गेसु उठी और सुधा की छाती पर सिर रखकर बोली, कैफ बरदोश बादलों को न देख, बेखबर तू न कुचल जाए कहीं। और सुधा के गाल में जोर की चुटकी काट ली। हाय रे, सुधा ने चीख कर कहा और उठ बैठी। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है। किसका है? पता नहीं किसका है, गेसु बोली, लेकिन बहुत सच है सुधी। आसमां के बादलों के दामन में अपने ख्वाब टाँक लेना और उनके सहारे जिंदगी बसर करने का ख्याल है तो बड़ा नाजुक, मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकरें खाता है। इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से साबिका ही न पड़े। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की जिंदगी कट जाए। सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लटों में से घास के तिनके निकालते हुए कहा, गेसु, अगर हम लोगों को भी शादी ब्याह के झंझट में न फंसना पड़े और इसी तरह दिन कटते जाएं तो कितना मज़ा आए। हंसते बोलते पढ़ते लिखते घास के में लेटकर बादलों से प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की ज़िंदगी भी क्या। मैं तो सोचती हूँ गेसु, कभी ब्याह ही ना करूँ। हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? गेसु थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही और मुस्कुराकर बोली, अरे अब ऐसी भोली नहीं हो रानी तुम। ये शबाब, ये उठान और ब्याह नहीं करेंगी, जोगन बनेंगी। अच्छा चल हट बेशरम कहीं की। खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर को क्यों तोहमत लगाती है? मैं तो ठान ही चुकी हूँ, मेरा क्या। फिक्र तो तुम लोगों की है कि ब्याह नहीं होता तो लिटकर बादल देखती हैं, गेसु ने मचलते हुए कहा। अच्छा अच्छा, गेसु की ओढ़नी खींचकर सिर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का? मंगनी कब होगी तेरी? मंगनी क्या, किसी भी दिन हो जाए, बस फूफी जान के यहाँ जाने भर की कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला रही थी, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर भर में रोशनी छा जाती है। गेसु ने बहुत भोलेपन से गोद में सुधा का हाथ रखकर उसकी उंगलियां चटकाते हुए कहा, वे तो तेरे चचाजाद भाई हैं ना, तुझसे तो पहले उनसे बोलचाल रही होगी? सुधा ने पूछा। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम लोगों को साथ साथ पढ़ाते थे और जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठते बैठते थे। गेसु कुछ झपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी। वाह रे प्रेम, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कभी नहीं सुनी। तब तो तुम लोग एक दूसरे का कान पकड़ने के लिए अपने आप सबक भूल जाते होगे? नहीं जी, एक बार फिर पढ़कर कौन सबक भूलता है। और एक बार सबक याद होने के बाद जानती हो इश्क में क्या होता है? मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। खैर यह सब बात जाने दे सुधा, अब तू कब ब्याह करेगी?
जल्दी ही करूँगी, सुधा बोली। किससे? तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल हट गए थे और पाकड़ की छां को चीरते हुए एक सुनहली रोशनी का तार झिलमिला उठा था। हंसते वक्त गेसू के कान के टॉप चमक उठे और सुधा का ध्यान उधर खिंच गया। ये कब बनवाया तूने? बनवाया नहीं तो उन्होंने दिए होंगे, क्यों? गेसू ने शर्माकर सिर हिला दिया। सुधा ने उठकर हाथ को छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल हैं। वाह! क्यों गेसू, तूने सचमुच के कमल देखे हैं? ना, मैंने देखे हैं। कहाँ? असल में 5-6 साल पहले तक तो मैं गांव में रहती थी ना। ऊंचा हार के पास एक गांव में मेरी बुआ रहती है ना। बचपन से मैं उन्हीं के पास रहती थी। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहीं की और 7वीं तक वहीं पढ़ी। तो वहाँ मेरे स्कूल के पीछे के पोखरे में बहुत से कमल थे। रोज़ शाम को मैं भाग जाती थी और तालाब में घुसकर कमल तोड़ती थी और घर से बुआ एक लंबा सा सोंटा लेकर गालियाँ देती हुई आती थीं मुझे पकड़ने के लिए। जहाँ वह किनारे तक पहुँचती तो मैं कहती, अभी डूब जाएंगे बुआ, अभी डूबे। मैं बहुत रबड़ी मलाई के लालच देकर वह मिन्नत करती, निकल आओ, तो मैं निकलती थी। तुमने तो देखा नहीं होगा हमारी बुआ को? ना, तूने कभी दिखाया ही नहीं। इधर बहुत दिनों से आई ही नहीं वे। आएंगी तो दिखाऊंगी तुझे। और उनकी एक लड़की है, बड़ी प्यारी, बहुत मज़े की है। उसे देखकर तो तुम उसे प्यार करोगी। वो तो अब यहाँ आने वाली है, अब यहीं पढ़ेगी। किस दर्जे में पढ़ती है? प्राइवेट, विदुषी में बैठेगी इस साल। खूब गोल मटोल और हंसमुख है, सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और गेसू ने सुधा के पैर के नीचे दबी हुई अपनी ओढ़नी खींच ली। अरे, अब आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ोगी? हाजिरी कट ही गई। अब बैठो यहीं, बातचीत करें, आराम करें, सुधा ने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक मदमाती हुई अंगड़ाई ली। गेसू ने हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, देखो, ऐसी अरसोही अंगड़ाई न लिया करो। इससे लोग समझ जाते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। धत, बेहद झेंपकर और फाइल में मुंह छिपाकर सुधा बोली, लो, तुम मजाक समझती हो? एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है, कौन ये ले रहा है अंगड़ाई, आसमानों को नींद आती है। वाह, सुधा बोली। अच्छा गेसू, आज बहुत से शेर सुनाओ। सुनो। एक रिदाए तीरगी है और खाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। पहली लाइन का क्या मतलब है? सुधा ने पूछा। दाए तीरगी के माने हैं अंधेरे की चादर और खाबे कायनात के मतलब है जिंदगी का सपना। अब फिर सुनो शेर। एक रिदा ए तीरगी है और खाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। वाह, कितना अच्छा है। अंधकार की चादर है, जीवन का स्वप्न है, तारे डूबते जाते हैं, रात भीगती जाती है। गेसू, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है। तो तू खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती? गेसू ने कहा। चाहती तो बहुत हूँ पर निभ नहीं पाता। किसी दिन शाम को आओ सुधा, तो अम्मी जान से तुझे शेर सुनवाएं। यह ले, तेरी मोटर तो आ गई। सुधा उठी, अपनी फाइल उठाई। गेसू ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और आगे चली। पास जाकर उचक्कर उसने प्रिंसिपल का रूम देखा, वह खाली था। उसने दाई को खबर दी और मोटर पर बैठ गई। गेसू बाहर खड़ी थी। चल तू भी ना। नहीं, मैं गाड़ी पर चली जाऊंगी। अरे चलो, गाड़ी 4:30 बजे आएगी, अभी घंटा भर है। घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देगी। जब तक पापा नहीं हैं तब तक जितना चाहो कार घिसो। गेसू भी आ बैठी और कार चल दी। दूसरे दिन जब चंद्र डॉक्टर शुक्ला के यहाँ निबंध की प्रतिलिपि लेकर पहुंचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंद्र की नींद ही खुली थी और जल्दी से वह नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा था कि कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुंचने में देर न हो जाए। जब वह बंगले पर पहुंचा तो धूप फैल चुकी थी। अब धूप भली नहीं मालूम देती थी। धूप की तेजी बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी, लेकिन सुधा नील कांटे के ऊंचे ऊंचे झाड़ों की छांव में एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी थी।
बगल में एक छोटी सी मेज थी जिस पर कोई किताब खुली हुई रखी थी। हाथ में क्रोशिया थी और अंगुलियां एक नाजुक तेजी से डोरे से उलझ सुलझ रही थीं। हल्के बादामी रंग की इकलाई की लहराती हुई धोती, नारंगी और काली तिरछी धारियों का कलफ किया हुआ चुस्त ब्लाउज और एक कंधे पर उभरा एक उसका पफ ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कोई रंगीन तितली आकर बैठी हुई हो, उसका सिर्फ एक पंख उठा हो और अभी अभी शायद नहाकर उठी थी, क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप की तरह हल्के सुनहले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। नील कांटे की टहनियाँ उनको सुनहली लहरें समझकर अटखेलियाँ कर रही थीं। चंदर की साइकिल जब अंदर दिख पड़ी तो सुधा ने उधर देखा, लेकिन कुछ भी न कहकर फिर अपनी क्रोशिया बुनने में लग गई। चंदर सीधा पोर्टिको में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया, डॉक्टर शुक्ला के पास। स्टडी रूम में बैठक में सोने के कमरे में कहीं भी डॉक्टर शुक्ला नजर नहीं आए। हार कर वह बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैरेज में है, तो वे जा कहाँ सकते। और सुधा को तो देखिए क्या अकड़ी हुई है आज, जैसे चंदर को जानती ही नहीं। चंदर सुधा के पास गया। सुधा का मुंह और भी लटक गया। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चंदर ने पूछा। हमें क्या मालूम, सुधा ने क्रोशिया पर से बिना निगाह उठाए जवाब दिया। तो फिर किसे मालूम होगा? चंदर ने डांटते हुए कहा। हर वक्त का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। काम की बात का उसी तरह जवाब देना चाहिए। उनके निबंध की लिपि देनी है या नहीं? हाँ हाँ देनी है, तो मैं क्या करूं? नहा रहे होंगे। अभी कोई ये तो है नहीं कि तुम निबंध की लिपि लाए हो तो कोई नहाए धोए ना, बस सुबह से बैठा रहे कि अब निबंध आ रहा है, अब आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंखें नचाते हुए कहा। तो सीधे क्यों नहीं कहती कि नहा रहे हैं? चंदर ने सुधा के गुस्से पर हंसकर कहा। चंदर की हंसी पर सुधा का मिजाज और भी बिगड़ गया और अपनी क्रोशिया उठाकर और किताब बगल में दबाकर वह उठकर अंदर चल दी। उसके उठते ही चंदर आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर टांग फैलाकर बोला, जो आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है, खबरदार कोई बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंदर एक बार कि हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। जब देखो तुम चिढ़ाते रहते हो, सुधा ने गुस्से से कहा। नहीं चिढ़ाएंगे नहीं तो पूजा करेंगे, तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो, चंदर ने उसी लापरवाही से कहा। सुधा गई नहीं, वहीं घास पर बैठ गई और किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब 5 मिनट तक वह कुछ नहीं बोली तो चंदर ने सोचा आज बात कुछ गंभीर है। सुधा, उसने बड़े दुलार से पुकारा। सुधा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, मगर 2 बड़े बड़े आंसू टप से नीचे किताब पर गिर गए। अरे क्या हुआ सुधा, नहीं बताओगी? कुछ नहीं। बता दो, तुम्हें हमारी कसम है। कल शाम को तुम आए नहीं, सुधा रोनी आवाज में बोली। बस इस बात पर इतनी नाराज हो, पागल? हाँ, इस बात पर इतनी नाराज हूँ। तुम आज चाहे 1000 बार ना आओ, इस पर हम क्यों नाराज होंगे? बड़े कहीं के आए, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं है। अपने को जाने क्या समझ लिया है, सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो तुम ही तो कह रही थी भाई, चंदर ने हंसकर कहा। तो बात भी पूरी सुनो। शाम को गेसू का नौकर आया था, उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी। सुबह कुरान खानी होने वाली थी, उसकी माँ ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं? गई क्यों नहीं, किससे पूछ कर जाती? आप तो इस वक्त आ रहे हैं जब सब खत्म हो गया, सुधा बोली। तो पापा से पूछ के चली जाती, चंदर ने समझाकर कहा। और फिर गेसू के यहाँ तो यूँ अक्सर जाती हो तुम? तो आज तो डांस भी करने के लिए कहा था उसने। फिर बाद में तुम कहते, सुधा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, और बैठ के उपदेश पिलाते और नाराज होते। बिना तुमसे पूछे हम कहीं सिनेमा, पिकनिक, जलसों में गए हैं कभी? और फिर आंसू टपक पड़े। पगली कहीं की, इतनी सी बात पर रोना क्या? किसी के हाथ कुछ उपहार भेज दो और फिर किसी मौके पर चली जाना। हाँ चली जाना, तुम्हें कहते क्या लगता है? गेसू ने कितना बुरा माना होगा, सुधा ने बिगड़ते हुए ही कहा। इम्तिहान आ रहा है, फिर कब जाएंगे?
कब है इम्तिहान तुम्हारा? चाहे जब हो। मुझे पढ़ाने के लिए कहा किसी से? अरे भूल गए। अच्छा, आज देखो कहेंगे। कहेंगे कहेंगे नहीं, आज दोपहर को आप बुला लाइए, वरना हम सब किताबों में लगाए देते हैं आग, समझे कि नहीं? अच्छा अच्छा, आज दोपहर को बुला लाएंगे। ठीक, अच्छा याद आया, बिसरिया से कहूँगा तुम्हें पढ़ाने के लिए, उसे रुपए की ज़रूरत भी है। चंदर ने छुटकारे का कोई रास्ता न पाकर कहा। आज दोपहर को ज़रूर से। सुधा ने फिर आंखें नचाकर कहा। लो, पापा आ गए नहाकर, जाओ। चंदर उठा और चल दिया। सुधा उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर शुक्ला हल्के सांवले रंग के, जरा स्थूलकाय से थे। बहुत गंभीर अध्ययन और अध्यापन और उम्र के साथ साथ ही उनकी नम्रता और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वे लोगों से मिलते जुलते कम थे। व्यक्तिगत दोस्ती उनकी किसी से नहीं थी। लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख विद्वान होने के नाते कॉन्फ्रेंसों में, मौखिक परीक्षाओं में, सरकारी कमेटियों में वे बराबर बुलाए जाते थे और इसमें प्रमुख दिलचस्पी से हिस्सा लेते थे। ऐसी जगहों में चंदर अक्सर उनका प्रमुख सहायक रहता था और इसी नाते चंदर भी प्रांत के बड़े बड़े लोगों से परिचित हो गया था। जब वह एमए पास हुआ था तब से फाइनेंस विभाग में उसे कई बार ऊंचे ऊंचे पदों का ऑफर आ चुका था, लेकिन डॉक्टर शुक्ला इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि पहले बार रिसर्च पूरी कर ले, संभव हो तो विदेश हो आए, तब चाहे कुछ काम करे। अपने व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर शुक्ला अंतर्विरोधों के व्यक्ति थे। पार्टियों में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खाने में उन्हें कोई इतराज़ नहीं था, लेकिन कच्चा खाना वे चौके में आसन पर बैठकर रेशमी धोती पहनकर खाते थे। सरकार को उन्होंने सलाह दी थी कि साधुओं और सन्यासियों को ज़बरदस्ती काम में लगाया जाए और मंदिरों की जायदादें जब्त कर ली जाएं। लेकिन सुबह घंटे भर तक पूजा ज़रूर करते थे। पूजा पाठ, खान पान, जात पात के पक्के हामी। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी यह नहीं जाना कि उनका कौन शिष्य ब्राह्मण है, कौन बनिया, कौन खत्री, कौन कायस्थ। नहाकर वे आ रहे थे और दुर्गा सप्तशती का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखा तो रुक गए और बोले, हेलो, हो गया वह टाइप? जी हाँ। कहाँ कराया टाइप? मिस डिक्रूज़ के यहाँ। अच्छा, वह अच्छी लड़की है। अब तो बहुत बड़ी हुई होगी। अभी शादी नहीं हुई? मैंने तो सोचा वह मिले या ना मिले। नहीं, वह यहीं है। शादी हुई फिर तलाक हो गया। अरे, तो अकेले रहती है? नहीं, अपने भाई के साथ है, बर्टी के साथ। अच्छा, और बर्टी की पत्नी अच्छी तरह है? वह मर गई। राम राम, तब तो घर ही बदल गया होगा। पापा पूजा के लिए सब बिछा दिया है, सहसा सुधा बोली। अच्छा बेटी, अच्छा चंदर, मैं पूजा कराऊं जल्दी से? तुम चाय पी चुके? जी हाँ। अच्छा, तो मेरी मेज़ पर एक चार्ट है, ज़रा इसको ठीक कर तो दो, तब तक मैं अभी आया। चंदर स्टडी रूम में गया और मेज़ पर बैठ गया। कोट उतारकर उसने खूंटी पर टांग दिया और नक्शा देखने लगा। पास में एक छोटी सी चीनी की प्याली में चाइना इंक रखी थी और मेज़ पर पानी। उसने दो बूंद पानी डालकर चाइना इंक घिसनी शुरू की। इतने में सुधा कमरे में दाखिल। ए सुनो, उसने चारों ओर देखकर बड़े सशंकित स्वरों में कहा और फिर झुककर चंदर के कान में मुंह लगाकर कहा, चावल की नान खटाई खाओगे? ये क्या भला है? चंदर ने इंक घिसते घिसते पूछा। बड़ी अच्छी चीज़ होती है, पापा को बहुत अच्छी लगती है। आज हमने सुबह अपने हाथ से बनाई थी। हैं, खाओगे? सुधा ने बड़े दुलार से पूछा। ले आओ, चंदर ने कहा। ले आओ, हम लो। ले आए हम, लो। और सुधा ने अपने आंचल में लिपटी हुई 2 नान खटाई निकालकर मेज पर रख दी। अरे, तश्तरी में क्यों नहीं लाई? सब धोती में घी लग गया। इतनी बड़ी हो गई हो, शऊर नहीं जरा सा, चंदर ने बिगड़ कर कहा। छिपा कर लाए हैं। फिर वे सक्री होती हैं कि नहीं? चौके से बाहर कैसे लाते? तुम्हारे लिए तो लाए हैं और तुम ही बिगड़ रहे हो। अंधे को नौन दो, अंधा कहे मेरी आंखें फोड़ी।
सुधा ने मुंह बनाकर कहा। खाना है कि नहीं? हाथ में तो हमारे स्याही लगी है, चंदर बोला। हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ जूठा हो जाएगा। और राम राम, पता नहीं तुम रेस्तरां में मुसलमान के हाथ क्या खाना खाते होगे, थू थू। चंदर हंस पड़ा सुधा की इस बात पर और उसने पानी में हाथ डुबोकर बिना पूछे सुधा के आंचल में हाथ पहुँच दिए स्याही के और बेतकल्लुफ़ी से नान खटाई उठाकर खाने लगा। बस अब धोती का किनारा रंग दिया और यही पहनना है मैं दिन भर, सुधा ने बिगड़कर कहा। खुद नान खटाई छिपाकर लाई थी और घी लग गया तो कुछ नहीं, और हमने स्याही पहुँच दी तो मुंह बिगड़ गया, चंदर ने मैपिंग पेन में इंक लगाते हुए कहा। हाँ, अभी पापा देखें तो और बिगड़े कि धोती में घी स्याही सब लगाए रहती है, तुम्हें क्या? और उसने स्याही लगा हुआ छोर कसकर कमर में खोंस लिया। छी, वही घी में तर छोर कमर में खोंस लिया, गंदी कहीं की, चंदर ने चार्ट की लाइनें ठीक करते हुए कहा। गंदी हैं तो तुमसे मतलब? और मुंह चढ़ाते हुए सुधा कमरे से बाहर चली गई। चंदर चुपचाप बैठा चार्ट दुरुस्त करता रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बनारस आदि में बच्चों की मृत्यु संख्या का ग्राफ बनाना था और एक और उनके नक्शे पर बिंदुओं की एक सघनता से मृत्यु संख्या का निर्देश करना था। चंदर की एक आदत थी, वह काम में लगता था तो भूत की तरह लगता था, फिर उसे दीन दुनिया किसी की खबर नहीं रहती थी। खाना पीना तन बदन किसी का होश नहीं रहता था। इसका एक कारण था, चंदर उन लड़कों में से था जिनकी ज़िंदगी बाहर से बहुत हल्की फुल्की होते हुए भी अंदर से बहुत गंभीर और अर्थमयी होती है, जिनके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है। बाहर से चाहे जैसे होने पर भी अपने आंतरिक सत्य के प्रति घोर ईमानदारी, यह उन लोगों की विशेषता होती है। और सारी दुनिया के प्रति अगंभीर और उच्छृंखल होने पर भी जो चीज़ें इनकी लक्ष्य परिधि में आ जाती हैं, उनके प्रति उनकी गंभीरता साधना और पूजा बन जाती है। इसलिए बाहर से इतना व्यक्तिवादी और सारी दुनिया के प्रति निरपेक्ष और लापरवाह दिखे पड़ने पर भी वह अंतरात्मा से समाज और युग को, अपने आसपास के जीवन और व्यक्तियों के प्रति अपने को बेहद उत्तरदायी अनुभव करता था। वह देशभक्त भी था और शायद समाजवादी भी, पर अपने तरीके से। वह खद्दर नहीं पहनता था, कांग्रेस का सदस्य नहीं था, जेल नहीं गया था, फिर भी वह अपने देश को प्यार करता था, बेहद प्यार। उसकी देशभक्ति, उसका समाजवाद, सभी उसके अध्ययन और खोज में समा गया था। वह यह जानता था कि समाज के सभी स्तंभों का स्थान अपना अलग होता है। अगर सभी मंदिर के कंगूरों का फूल बनने की कोशिश करने लगें तो नींव की ईंट और सीढ़ी का पत्थर कौन बनेगा? और वह जानता था कि अर्थशास्त्र वह पत्थर है जिस पर समाज के सारे भवन का बोझ है। और उसने निश्चय किया था कि अपने देश, अपने युग के आर्थिक पहलू को वह खूब अच्छी तरह से अपने ढंग से विश्लेषण करके देखेगा। और उसे आशा थी कि वह एक दिन ऐसा समाधान खोज निकालेगा कि मानव की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आदमी खूंखार जानवर बन गया है तो एक दिन दुनिया उसकी एक आवाज़ पर देवता बन सकेगी। इसलिए जब वह बैठकर कानपुर की मिलों के मजदूरों के वेतन का चार्ट बनाता था या उपयुक्त साधनों के अभाव में मर जाने वाले गरीब औरतों और बच्चों का लेखा जोखा करता था, तो उसके सामने अपना कैरियर, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी डिग्री का सपना नहीं होता था। उसके मन में उस वक्त वैसा संतोष था जो किसी पुजारी के मन में होता है जब वह अपने देवता की अर्चना के लिए धूप दीप नैवेद्य सजाता है। बल्कि चंदर थोड़ा बहुत भावुक था। एक बार तो चंदर ने अपने रिसर्च के सिलसिले में यह पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने अपनी पूंजी लगाने और अपना व्यापार फैलाने के लिए किस तरह मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बाशिंदे को अमानुषिकता से लूटा। तब वह फूट फूट कर रो पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद उसने राजनीति में कभी डूबकर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसने देखा कि जो भी मित्र राजनीति में गए वे थोड़े दिनों बाद बहुत प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा पा गए, मगर आदमियत खो बैठे। अपने अर्थशास्त्र के बावजूद
वह यह समझता था कि आदमी की जिंदगी सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं, और वह यह भी समझता था कि जीवन को सुधारने के लिए सिर्फ आर्थिक ढांचा बदल देने भर की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आदमी का सुधार करना होगा, व्यक्ति का सुधार करना होगा, वरना एक भरे पूरे और वैभवशाली समाज में भी आज के से अस्वस्थ और पाशविक वृत्तियों वाले व्यक्ति रहेंगे तो दुनिया ऐसी ही लगेगी जैसे एक खूबसूरत सजा सजाया महल जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हों। वह यह भी समझता था कि वह जिस दिन जिस तरह की दुनिया का सपना देखता, वह दुनिया आज किसी भी एक राजनीतिक क्रांति या किसी भी विशेष पार्टी की सहायता मात्र से नहीं बन सकती है। उसके लिए आदमी को अपने को बदलना होगा, किसी समाज को बदलने से काम नहीं चलेगा। इसलिए वह अपने व्यक्ति के संसार में निरंतर लगा रहता था और समाज के आर्थिक पहलू को समझने की कोशिश करता रहता था। यही कारण है कि अपने जीवन में आने वाले व्यक्तियों के प्रति वह बेहद ईमानदार रहता था और अपने अध्ययन और काम के प्रति वह सचेत और जागरूक रहता था। और वह अच्छी तरह समझता था कि इस तरह वह दुनिया को उस ओर बढ़ाने में थोड़ी सी मदद कर रहा है। चूँकि अपने में भी वह सत्य की वही चिंगारी पाता था, इसलिए कवि या दार्शनिक ना होते हुए भी वह इतना भावुक, इतना दृढ़ चरित्र, इतना सशक्त और इतना गंभीर था। और काम तो वह अपना इस तरह करता था जैसे वह किसी की एकाग्र उपासना कर रहा हो। इसलिए जब वह चार्ट के नक्शे पर कलम चला रहा था तो उसे मालूम नहीं हुआ कि कितनी देर से डॉक्टर शुक्ला आकर उसके पीछे खड़े हो गए। वाह, नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है। बहुत अच्छा, अब उसे रहने दो। लाओ देखें तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना। डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठ गए। चंदर, आजकल मैं एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि भारतवर्ष की जाति व्यवस्था का नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर चूर होने जा रही है, उसके बारे में तुमार बांधना और समय बर्बाद करना बेकार है। चंदन ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। यही तो तुम लोगों में खराबी है। कुछ थोड़ी सी खराबियाँ जाति व्यवस्था की देख लीं और उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण ही दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को तो बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता है। यह समझ लो कि मानव जाति दुर्बल नहीं है। अपने विकास क्रम में वह उन्हीं संस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को रहने देती है जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। अगर ये आवश्यक न हुई तो मानव उससे छुटकारा मांग लेता है। यह जाति व्यवस्था जाने कितने सालों से हिंदुस्तान में कायम है। क्या यही इस बात का प्रमाण नहीं है कि यह बहुत सशक्त है, अपने में बहुत ज़रूरी है? अरे हिंदुस्तान की भली चलाई, चंदर बोला। हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों से कायम है, तो क्या वह भी ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, डॉक्टर शुक्ला बोले। मुझे भी हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने कभी कांग्रेस का काम किया, लेकिन मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि जरा सी आज़ादी अगर मिलती है हिंदुस्तानियों को तो वे उसका भरपूर दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते और कभी भी ये लोग अच्छे शासक नहीं निकलेंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तानियों को ऐसा बना दिया है अंग्रेज़ों ने, वरना हिंदुस्तान ने ही तो चंद्रगुप्त और अशोक पैदा किए थे। और रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि जाति व्यवस्था टूट रही है, कपूर बोला। रोटी बेटी की कैद थी, रोटी की कैद तो करीब करीब टूट गई, अब बेटी की कैद भी। ब्याह शादियां भी 2-1 पीढ़ी के बाद स्वच्छंदता से होने लगेंगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। इससे जातिगत पतन होगा। शादी ब्याह को कम से कम मैं भावना की दृष्टि से नहीं देखता। यह एक सामाजिक तथ्य है और उसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। शादी में सबसे बड़ी बात होती है सांस्कृतिक समानता, और जब अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज हैं तो एक जाति की लड़की दूसरी जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती। और फिर एक बनिया की व्यापारिक प्रवृत्तियों की लड़की और एक ब्राह्मण का अध्ययन वृत्ति का लड़का,
इनकी संतान न इधर विकास कर सकती है न उधर। यह तो सामाजिक व्यवस्था को व्यर्थ के लिए असंतुलित करना हुआ। हाँ, लेकिन विवाह को आप केवल समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर दो विभिन्न जाति के लड़का लड़की अपना मानसिक संतुलन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो क्यों ना विवाह की इजाज़त दी जाए? ओह, एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? और इसका क्या निश्चय है कि विवाह के समय यदि दोनों में मानसिक संतुलन है तो विवाह के बाद भी रहेगा ही। मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन पर आधारित होता है उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर। क्या जाने ब्याह के वक्त की परिस्थितियों का दोनों के मन पर कितना प्रभाव है और उसके बाद संतुलन रह पाता है या नहीं। और मैंने लव मैरिजेज, प्रेम विवाह को असफल होते ही देखा है। बोलो, है या नहीं? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है वह प्रेम न होता हो। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ कभी असफल विवाह नहीं होंगे। चंदर ने बहुत साहस करके कहा। ओह, ये सब साहित्य की बातें हैं। समाज शास्त्र की दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। अच्छा खैर, अभी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुम सुनते चलना। लाओ, वह निबंध कहाँ है? डॉक्टर शुक्ला बोले। चंदर ने उन्हें टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलट पुलट कर डॉक्टर शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है। अच्छा चंदर, अपना काम इधर ठीक ठीक कर लो। अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में चलना है। अच्छा, कार पर चलेंगे या ट्रेन से? ट्रेन से। अच्छा। घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा, अब जरा मैं काम से चल रहा हूँ, तुम यह चार्ट बना डालो और एक निबंध लिख डालना। पूर्वी जिलों में शिशु मृत्यु। प्रांत के स्वास्थ्य विभाग ने एक पुरस्कार घोषित किया है। डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंदर ने फिर चार्ट में हाथ लगाया। चंदर के जाने के जरा देर ही बाद पापा आए और खाने बैठे। सुधा ने रसोई की, रेशमी धोती पहनी और पापा को पंखा झलने बैठ गई। सुधा अपने पापा की सिर चढ़ी दुलारी बेटियों में से थी और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखाने से बाज नहीं आती थी। फिर आज तो उसने पापा की प्रिय नान खटाई अपने हाथ से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था और भली बुरी हर तरह की जिद को मान लेना करना यह पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर साहब ने अभी 2 कौर खाए होंगे कि सुधा ने कहा, नान खटाई खाओ पापा। डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन सा दिन है सुधा? सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला भी अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देख तो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। मेरा मतलब था कि सोमवार को कौन तारीख है? 11 तारीख, सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस में और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही हैं। बुआ आ रही हैं और बिनती भी आएगी? हाँ, उसी को तो पहुँचाने आ रहे हैं। विदुषी का केंद्र यही तो है। अब तो बिनती 3 महीने यहाँ रहेगी। पापा, अब बिनती को यहीं बुला लो, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी से? अभी उसकी उम्र ही क्या है, सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर है। अब तेरे लिए भी तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब? बस हम पढ़ेंगे, एफए कर लेंगे, फिर बीए, फिर एमए, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो, बातें तो सुनो इसकी। ला 2 नानखटाई और दे, शुक्ला हंसकर बोले। नहीं, पहले तो कबूल दो, तब हम नानखटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खटाइयाँ हाथ में उठाकर कहा। ला रख। नहीं, पहले बता दो। अच्छा, नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाइयाँ रखकर पंखा झलना शुरू किया। इतने में फिर नान खटाइयाँ खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खटाइयाँ तुमसे बनवा कर खिलाएंगे। फिर वही बात, सुधा ने पंखा पटक कर कहा।
अभी तुम वादा कर चुके हो कि ब्याह नहीं करोगे। हाँ हाँ, ब्याह नहीं करूँगा यह तो कह दिया मैंने, लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूँगा यह मैंने कब कहा। हाँ हाँ, ये तो फिर झूठ बोल गए तुम, सुधा बोली। अच्छा, चलो ओहर, महाराजिन ने डांट कर कहा। इतनी बड़ी बिटिया हो गए, मारे दुलार के बरनानी जात है। महाराजन की पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हक था उसे, और सुधा भी उसका बहुत लिहाज करती थी। वह उठी और चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे।